Good morning students, I hope you all are fine. Now today we will discuss about the next questions of the chapter 11 force and pressure. So next question is, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. तो हमें कोई भी इन्फ्लेटेड बैलून है, कोई भी फूला हुआ जो बैलून है उसे हम प्रेस करते हैं एक वॉल के अगेंस्ट, एक वॉल के साथ हम प्रेस करते हैं कब? जब हम पहले बैलून को फुला के उसे एक सिंथेटिक जो क्लोथ है उससे उस बैलून को थोड़ा सा रब करते हैं। रब करने के बाद हमने फिर वॉल के साथ उसे थोड़ा सा टच करना है। जब हम वही बैलून को थोड़ा सा टच करते हैं तो क्या होता है कि वो इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। तो जो वो बैलून है वो वॉल के साथ थोड़ा सा चिपक जाता है। वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। तो हमने ये बताना कि कौन सी फोर्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल है वो। तो हमें ये बताना है कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अगर वो बैलून जो है स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है वॉल से, किसके बाद? जब हम उसे एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं उसके बाद। तो हम आंसर लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड अ बॉल। तो उसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल ही आना है, बैलून एंड अ वॉल। तो इसमें हमें बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो मैंने बताया था कि ऐसी फोर्स नॉन कंटेक्ट फोर्स होती है अगर हम किसी भी चीज को किसी भी अनचार्ज बॉडी जो कोई है तो वो चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, उसे हमने सिंथेटिक क्लॉथ से हमने जब रब किया तो उसमें क्या आ गए, चार्ज आ गए। तो वो क्या बन गई, चार्ज बॉडी बन गई एक। जब हम उनसे वॉल के पास लेके गए तो उसने वहां पे वो चिपक गया। क्यों? क्योंकि जो वॉल है वो अनचार्ज बॉडी है। तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तभी क्या है, ये दोनों आपस में वॉल जो बैलून और जो वॉल है वो आपस में चिपक गए। So the next question is, name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand। हमने बताना है कि जो एक बकेट है, बकेट को हमने अपने हैंड में पकड़ा हुआ, वो फुल ऑफ वाटर है, वाटर से भरी हुई है वो बकेट, हमने उसे पकड़ा हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल से अप। जब हम बाल्टी पकड़ते हैं, बकेट को पकड़ते हैं तो वो ग्राउंड लेवल से थोड़ी ऊपर होती है, हम उसे वो उठाते हैं। तो हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रही है इस पे। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो हमने ये भी बताना है कि जो ये फोर्सेस इस पे लग रही हैं तो इसका इफेक्ट इसके स्टेट ऑफ मोशन बकेट का क्यों नहीं चेंज हो रहा है इन फोर्सेस के कारण। तो हम आंसर में लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट आर, जो फोर्सेस एक्ट हो रही है प्लास्टिक जो बकेट में कौन कौन सी लग रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। जो मैंने बताया था कि जो कोई भी फोर्स, हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही होती है, वो कौन सी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हमेशा डाउनवर्ड लगती है। ठीक है, एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहे थे, ऊपर से लग रही मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड। जो हमने जिस आर्म से जो हमने उठाया हुआ है बकेट को, तो उसकी जो मस्कुलर फोर्स है वो भी लग रही, वो कैसे लग रही, वो अपवर्ड लग रही है। तो द टू फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस कैंसल ईच अदर इफेक्ट। तो एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रही है और जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर लग रही है। तो इसमें स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जो फोर्सेस लग रही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक तो ऑपोजिट है मतलब ये माइनस हो जाएंगी। ठीक है, जितनी हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स ग्रेविटेशनल की है, तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये ऊपर फोर्स ए लग रही है, नीचे भी फोर्स ए लग रही है, तो दोनों ऑपोजिट मतलब ए माइनस ए, तो कितना आ गया, 0 फोर्स। तो मतलब जो दोनों फोर्स इक्वल है वो आपस में कैंसल हो जाती हैं, जिसके कारण उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता। So the last question of this chapter is, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket. तो हम जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है, आपने देखा है कि जब रॉकेट कोई लॉन्च होता है, कोई सैटेलाइट सैटेलाइट सेट करने के लिए,
तो तब उस पे मतलब उस रॉकेट पे कौन सी दो फोर्सेस एक्ट करती हैं? तो हम बताएंगे इसका आंसर, व्हेन अ रॉकेट लीव्स लॉन्चिंग हैड द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब वो रॉकेट जो क्या करता है, लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग होता है, तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं? एक तो करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, तो ये भी रॉकेट पे भी क्या आगे कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लग रही है? हमेशा डाउनवर्ड लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो ये लग रही है, और सेकंड कौन सी लग रही है? प्रोपेलिंग फोर्स ऑफ गैसेज एमिटेड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स अपवर्ड। कोई भी जब रॉकेट जो है वो कहाँ जाता है, वो जब लॉन्च होता है ऊपर की तरफ जाता है, तो वो कैसे किस फोर्स से जाता है? जो उसके नीचे जो सारी जो फ्यूल होता है वो क्या होता है? कंबशन, मतलब उसकी जो उससे जो फोर्स निकलती है, कितनी सारी आग निकलती होती है ना नीचे से, ताकि वो उतनी से फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट जाके, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा जाके जो ऊपर जा सके। अगर हम उतनी ही फोर्स लगाए जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जितनी ऊपर फोर्स जाएगी उतनी नीचे होगी, तो वापस में कट हो जाएगी, तो रॉकेट हिलेगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस पर इतनी ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, उसे इस फ्यूल्स की जो कंबशन की इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि जिससे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी छोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रॉकेट जो है वो अपवर्ड चला जाता है। So students, I hope you all will understand this topic. Thank you.